दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 12 पेशकश्मीर कारवां। फिर मैंने फैसल से मुखातिब होते हुए कहा कि जैसे ही शहजाद वापस आएगा मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। अगर 1 करोड़ रुपए मुझे मिल गए तो मैं तुम्हारी रिहाई के लिए अपनी जान तक लड़ा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे शहजाद ही से क्यों न टकराना पड़े। बात के इख्तिताम पर मैंने अपने लहजे में अच्छा खासा जोश भी शामिल कर लिया था। फैसल मेरी जज्बात निगारी से मुतासिर हुआ और मानी ही इस अंदाज में सर हिलाने लगा। मैंने साफ महसूस कर लिया कि वो इस वक्त क्या सोच रहा था। यही कि बच्चे तुम एक मरतबा जेडी मलिक के पास पहुंचो तो फिर वो तुम्हें बताएगा कि 1 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए कितने अजाबों से गुजरना पड़ता है। फोन पर इस तरारी जुमले बोलने के बाद वो अब हासी तमानियत महसूस कर रहा था, जैसे उसे यकीन हो चला हो कि अब तब में जेडी मलिक के बंदे उसकी रिहाई के लिए इस बंदले पर हल्ला बोलने वाले हों। मैंने उसे खुशफहमी में मुब्तला रहने दिया और टेलीफोन सेट के साथ दूसरे कमरे में आ गया। इस कमरे के अंदर रहते हुए फैसल वाले कमरे के दरवाजे पर कड़ी नजर रखी जा सकती थी, मगर फैसल को इसका एहसास नहीं हो सकता था। थोड़ी देर के बाद शहजाद वापस आ गया। मैंने उसे और उसने मुझे ताजा तरीन हालात से आगाह किया। सॉरी, वो बोलते बोलते रुक गया, फिर संजीदगी से कहने लगा, मुझे एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सुहेल, तुम्हारी चाल कामयाब रही। फैसल ने होबुल्ला बनाया है। चलो, इस तरह उसके एक अहम आदमी का पता और फोन नंबर तो हाथ आया। और तुम क्या करके आ रहे हो? मैंने पूछा। बना था से राब्ता हुआ? उसने इस बात में सर हिलाया। मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। वो आजकल उसी पार्क में ही मुतय्यन है। आज उसकी ड्यूटी भी है। उसने वादा किया है कि अगर कोई गलत काम ना हुआ तो वो हमसे हर किस्म का तावन करने को तैयार है। मैंने उससे कहा है वो कछुए वाले मकाम के करीब करीब रहे। मैं उसे बता दूंगा कि उसे क्या करना है। मैं उससे राब्ते के लिए फोन नंबर ले आया हूँ। ठीक है, हम पहले अपने तौर पर लाहे अमल तरतीब दे लें। मैंने कहा उसके बाद बना था के लिए भी रोल निकालेंगे। इस वक्त 4 बजने वाले थे। शहजाद ने रिस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाते हुए कहा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने एक आंख दबाई और कहा, मैं फैसल को इशारा करके आता हूँ, फिर जेडी मलिक की तरफ रवाना हो जाऊंगा। वो मानी हेज अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मैंने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? मैं? वो पुरसोच अंदाज में बोला, फिर उसकी आंखों में चमक नमदार हुई। उसने अजीब से लहजे में मुझसे पूछा, यार क्या ये बदबख्त फैसल यहाँ से सूखा सूखा चला जाएगा? तुम क्या कहना चाहते हो शहजाद? मैंने हैरत से उसे देखा। यार, मेरे हाथ पांव में बहुत चुल हो रही है। तुम तो फैसल से 2-2 हाथ करना चाहते हो। उसे सही सलामत वापस करना है तो आहनी बंदिशों को खोलना होगा। शहजाद ने अपना शौक पूरा करने के लिए एक मंतकी राह निकाली। वो भी जरा हाथ मुंह खोल लेगा तो नॉर्मल नजर आने लगेगा। हम उसे स्ट्रेचर पर डालकर तो पार्क में ले जाने से रहे, उसे अपने पांव पर चलकर वहां पहुंचना चाहिए। मैंने तायदी अंदाज में कहा, बात तो तुम्हारी माकूल है शहजाद, फिर क्या इरादा है? वो अपनी उंगलियों के पटाखे निकालते हुए बोला। मैंने कहा, इस मार्के के लिए मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा दे सकता हूँ, और वो भी 5 से 5:30 बजे का। हम ठीक 6 बजे इस बंगले से निकल जाएंगे। तो क्या उस वक्त तक हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? शहजाद ने कहा, 5 बजने में तो अभी 1 घंटा बाकी है। मैंने कहा, मैं फैसल को जरा शक्ल दिखाऊं ताकि वो मुतमईन हो जाए कि मैंने उसके बिछाए हुए नादीदा जाल में कदम रख दिया है। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को फाइनल टच देंगे। इस जरूरी काम से निपटने के बाद तुम अपने अरमान निकाल लेना। लेकिन मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। लेकिन क्या? उसने जल्दी से पूछा। मैंने गंभीर आवाज में कहा, फैसल की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो जमकर तुम्हारा मुकाबला कर सके, इसलिए जरा हाथ हल्का रखना। बस समझ लो, उसकी मशक करवाना है, जैसे अखाड़े में एक पहलवान दूसरे पहलवान को जोर कराता है। तो फिक्र न करो, मैं उसे कोई खतरनाक चोट नहीं लगाऊंगा। शहजाद ने संजीदगी से कहा, मैं दरअसल ये देखना चाहता हूँ कि एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट कमजोर और बेचारगी की कैफियत से गुजरने के बाद किस तरह अपना दिफा करता है। मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि तुम क्या देखना चाहते हो। मैंने घूर कर उसे देखा। शहजाद के लबों पर बड़ी ही संगीन मुस्कुराहट नमदार हो गई। मैं फैसल को अपनी एक वानी हेज और मतलब अंगेज झलक दिखलाकर वापस शहजाद के पास आ गया। फिर हमारे दरमियान फैसल और साहिल के तबादले के सिलसिले में संजीदा और फिक्र अंगेज गुफ्तगू होने लगी। मैंने चौधरी नवाजिश अली को निसार शहीद पार्क और मकामी कछुआ के बारे में तफसीलन बताया था। ये मुमकिन नहीं था कि उसने शुएब गौरी को इस राज में शरीक न किया हो। मैं शुएब गौरी और उसकी तंजीम को अच्छी तरह जानता था।
सीएफके के प्लेटफॉर्म से काम करते हुए मुझे इन लोगों की पहुंच और ताकत का बहुत अच्छे से अंदाजा हो चुका था और शुएब और चौधरी नवाजिश में नई नई दोस्ती हुई थी। शुएब इस मिशन में खामोश तमाशाई का रोल अदा नहीं कर सकता। चौधरी से मेरी बातचीत हुए लगभग 3 घंटे कबल हुई थी। शुएब के लिए बहुत ज्यादा वक्त था। वो पार्क के अंदर और बाहर ऐसा बंदोबस्त कर सकता था कि मुझे लेने के देने पड़ जाएं। उसके पास मरने और मारने वाले बंदों की कोई कमी नहीं थी। हर कदम फूंक फूंक कर उठाने की जरूरत थी। मैंने अपने जहन में पहले ही सोच रखा था कि 7 बजे से बहुत पहले मैं उस इलाके में पहुंच जाऊंगा, लेकिन पार्क में कदम रखने से कबल मैं अपनी तसल्ली जरूर कर लूंगा और बेधड़े कोई कदम उठाकर मैं ट्रैप होना नहीं चाहता था। वैसे मुझे उम्मीद थी जो भी हंगामा रही होगी वो पार्क के बाहर ही होगी, खसूसन पार्क से निकलकर मिन्हास बाकर के बंगले की समत आने के दौरान में। मैंने पार्क में कुछ वक्त गुजारने का इसीलिए फैसला किया था। मैंने शहजाद से कहा कि वो अपने दोस्त बनाथा को फोन करके कह दे कि हमारे 2 बंदे उसके पास पहुंच रहे हैं। अब्बास और जमर्द नामी ये दोनों बंदे पार्क के अंदर चिकराते रहेंगे और अगर कोई भी गैर मामूली सरगर्मी उन्हें नजर आई तो वो फौरन हमें इतला देंगे। इस सिलसिले में बनाथा उनसे तावन करेगा। फिलहाल वो हमें इतना फेवर दे दे, बात की बाद में देखी जाएगी। शहजाद ने मेरी हदायत के मुताबिक बनाथा को फोन कर दिया। मैंने जमरदा और अब्बास को अपने पास बुला लिया। मैं चूंकि सहेल के सवांग में था इसलिए मैंने शहजाद को ब्रीफ कर दिया कि उन्हें क्या समझाना है। शहजाद ने मेरी प्लानिंग के मुताबिक उन्हें सादा लिबास में पार्क की जानिब रवाना कर दिया। जमरदा के पास टी पिस्तौल था। अब्बास को रिवॉल्वर से लैस कर दिया गया। उन्होंने ये हथियार अपने लिबास में छुपा लिए और हमारी हिदायत पर अमल करने का यकीन दिलाने के बाद वो वहां से रुखसत हो गए और शहजाद के इत्तेमाद के बंदे थे वो, इसलिए मैं भी मुतमईन हो गया। अब्बास की क्लैशनकोफ शहजाद के पास पहुंच गई। सुहेल वाली क्लैशनकोफ मेरे कब्जे में थी। वो दोनों 4:30 बजे बंगले से निकले थे। 5 बजे तक हमने आइंदा का मुकम्मल प्रोग्राम तरतीब दे लिया। हमने छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज नहीं किया था। इस प्लानिंग में हम दोनों के मशवरे और एतराजात शामिल थे। जब बंगले में फैसल के अलावा हम दोनों बाकी रह गए तो शहजाद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, 5 बज गए, तुम्हें अपना वादा याद है ना? बात करने के दौरान भी वो मुसलसल उंगलियां चढ़ा रहा था। उसकी बेकरारी देखने के काबिल थी। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मैं फैसल की तरफ जा रहा हूँ। वो अपने सामने सुहेल को जिंदा सलामत देखकर चौंक उठेगा। मैं इसकी परेशानी से लुत्फ उठाने के लिए थोड़ा ड्रामा करूंगा। इस दौरान तुम भी सर पर पहुंच जाना और अपने सीनियर होने का फायदा उठाते हुए मुझे लताड़ना शुरू कर देना, क्योंकि मैं उस वक्त फैसल की आहनी बंदिशें खोल रहा हूँगा। ये अच्छी और मुफीद तरकीब है, वो महफूज होते हुए बोला। मैं क्लाशनकोफ समेत फैसल के पास पहुंच गया। वो मुझ पर निगाह पड़ते ही उसे एक झटका सा लगा। तुम? वो उससे ज्यादा कुछ न कह सका। फैसल की आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। मैं उसके हौस बाख्ता वजूद पर नजर जमाते हुए कहा, तुम वाकई वादे के पक्के हो फैसल। तुम्हारे जेडी मलिक ने पूरे 1 करोड़ रुपए मुझे दे दिए। अब मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। वो हथकड़ी की चाबी मेरे हाथ में देखकर और भी ज्यादा बुखला गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वाकई उसे आजाद करने वाला हूँ। वो शक-ज़दा लहजे में पूछने लगा, क्या तुमने रकम वसूल कर ली? तुम्हें मेरी बात का इत्मीनान क्यों नहीं फैसल? मैंने इसकी पुष्ट पर जाकर हथकड़ी के लॉक में चाबी घुमाते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ बोलूंगा क्या? वो बेरब्त और यकीन से आ रही अल्फाज में बोला, नहीं, मेरा मतलब है, ये क्या हो रहा है सहेल? ये गरजदार आवाज शहजाद की थी। फैसल अपना जुमला नामुकम्मल छोड़कर परेशान नजर से शहजाद को देखने लगा। शहजाद क्लाशनकोफ सोनते पांव फैलाए दरवाजे में खड़ा था। मैंने नॉर्मल अंदाज में उसे मुखातिब किया और बेतकल्फी से कहा, कमान शहजाद, किस्मत बार बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। तुम भी चाहो तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। बात खत्म करते करते मैं हथकड़ी का लॉक खोल चुका था। शहजाद ने मानी है इस अंदाज में मुझे देखा और पूछने लगा, क्या फैसल को आजाद करने से लाइफ बन जाती है? और नहीं तो क्या? मैंने अजीब से लहजे में कहा। फैसल ने मुझे इस नेकी के एवज पूरे 1 करोड़ रुपए दिलवाए हैं। अगर तुम मेरा हाथ बंटवाओगे तो मैं तुम्हें इस बिजनेस में 50% का पार्टनर बना लूंगा। क्या इरादा है? वजदान तो सूखे वादों पर टरहाता रहता है, लेकिन तुम्हारी जान की कसम, मैं बिल्कुल पक्का वादा कर रहा हूँ। शहजाद किसी लालची इंसान की अदाकारी करते हुए आगे बढ़ा। मैं भी अमीर बनूंगा, मुझे भी दौलत चाहिए, बहुत सी दौलत। वो इन अल्फाज की तकरार करने लगा। फैसल हक्का बक्का हम में से एक की सूरत देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये मैं अचानक बैठे बैठाए क्या हो गया था। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हम इस तरह दिलो जान से उसकी मदद में जुट जाएंगे। उसके ज़हन ने यही फैसला दिया होगा कि हमारे दिमाग चल गए हैं। बहरहाल वहां जो कुछ हो रहा था वो उसकी फेवर में था, इसलिए वह खामोश तमाशाई बैठा बंदिशें खत्म करवाता रहा। देखते ही देखते वो हाथ और पांव से आजाद हो गया।
आहनी जंजीर, हथकड़ी और बेड़ी उसके जिस्म से अलहदा हो गईं। मैं दबे कदमों से चलते हुए कमरे के दरवाजे में जाकर खड़ा हो गया और शहजाद को मुखातिब करते हुए बोला, मैं इस करोड़ रुपए में तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे रकम नहीं दोगे तो मैं इससे वसूल करूंगा। उसका इशारा फैसल की तरफ था। तुमने अकेले से आजाद नहीं किया, मैंने भी खासी कसरत की है। मैंने बेइतनाई से कहा, मैंने वसूल करने से कब मना किया है? तुम्हें तो वैसे भी कसरत की बहुत आदत है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारा शिकार भाग कर कहीं नहीं जाएगा। तुम इसके अंदर से जितनी रकम निकाल सकते हो निकाल लो। इस वक्त तुम फैसल को एक इंसान नहीं बल्कि ऑटोमेटेड एटीएम मशीन समझ लो, जो मुख्य बटन दबाने से करारे नोट फराहम करती है। करारे नोटों के बदले में करारा मुक्का, शहजाद ने वहशियाना अंदाज में कहा और फैसल के मुंह पर एक ताकतवर पंच चढ़ दिया। फैसल लाख मार्शल आर्टिस्ट सही, लेकिन वो शहजाद की तरफ से ऐसे रवैये की तवक्का नहीं कर रहा था। उसका जहन तो हमारी बेसरुबा और फातरुल अकल बातों में उलझा हुआ था। शहजाद का मुक्का खाने के बाद वो धड़ाम से पुश के बल जमीन बोस हो गया। शहजाद किसी बॉक्सर की मान स्टांस बनाकर कदमों पर उछलने लगा। फैसल ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बन सकता था। हालात की संगीनी को सूंघते ही वो समझ गया था कि हमने इसके साथ भरपूर ड्रामा खेला था। वो दांत पर दांत जमाकर जमीन का सहारा लेते हुए उठकर खड़ा हो गया। उसके बदन में लाख नौयत की कमजोरियां सही, मगर बुनियादी तौर पर वो एक मार्शल आर्टिस्ट ही था। इसलिए हम ठोंक कर वो मुकाबले पर उतर आया, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। शहजाद अपने कदमों पर उछलते कूदते उस पर मुक्के बरसाते रहा। वो एक तरह से फैसल को इश्तियाल दिला रहा था ताकि वो इस पर हमलावर हो। फैसल ने अटैक से पहले पैंतरा बदला, फिर उसकी किक हवा में बुलंद हुई। इस किक में वो दम नहीं था जो होना चाहिए था। मैं पलक झपकने में समझ गया। रगपट्टों की ईंधन और कमजोरी ने फैसल को गैर मुस्तमिल बना दिया था। इस हालत में से ज़दकोब करना फैसल की नहीं, उसके फन की बेइज्जती होती। रुक जाओ शहजाद, कोई फायदा नहीं, मैंने बावाज़े बुलंद कहा। शहजाद ने पलटकर मेरी तरफ देखा, फिर इससे पहले कि वो कुछ बोलता हमें चौंक जाना पड़ा। बंगले के बैरूनी हिस्से में दर्जन भर अफराद के कूदने की आवाजें उभरी थीं। हमारी निगाहें भी जा रही थीं कि दौड़ते हुए कदमों की आवाजें हमारी समायतों पर दस्तक देने लगी। इससे केवल हम कोई जुम्बश करते बंगला बेदरेक फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। लगता था दर्जनों गन्नों के दहाने बैक वक्त खोल दिए गए हों। फैसल भी सूरत हाल से बेखबर नहीं था। उसे बेसाख्ता दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला कहाँ था। वो मेरा एक जोरदार धक्का खाकर मुंह के बल कमरे के पुख्ता फर्श पर गिरा। मैंने एक झटके से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फैसल को घसीटते हुए शहजाद से कहा, अखबारात के बंडल हटाकर छुपने की जगह बनाओ, जल्दी, हरी अप। इन लम्हात बंगले से फरार होना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। वो पता नहीं कौन लोग थे और किस मकसद से वहां चढ़ दौड़े थे। यूं महसूस होता था वो सर से कफन बांधकर तकसीम अजल करने निकले हों। बहरहाल वो दोस्त नहीं हो सकते थे। दोस्त और खैर हाँ दस्तक देकर आते हैं, गोलियों की बरसात करते हुए नहीं। हमलावरों की गन्ने मुसलसल मौत उगल रही थी। जिस कमरे में हम मौजूद थे वो बंगले के दूर अफ्तादा हिस्से में वाक़या था, लिहाजा मौत के हरकारों को वहां तक पहुंचने में चंद सेकंड लगे। हम अभी पूरी तरह संभल भी नहीं पाए थे कि दरवाजे पर एक जोरदार ठोकर पड़ी। उस कमरे का दरवाजा बेचूं चुरा खुलता चला गया। अगले ही लम्हे बेरहम और सफाक मौत भर्रा कर हमारे सामने आन खड़ी हुई। मैंने जिंदगी में पहली बार मौत को बहुत ही करीब से देखा। ये भी ऐसी ही संगीन और हलाकतखेज लम्हात थे। शहजाद की फुर्ती काम आ गई, वरना दर्जनों गोलियां हमारे जिस्म को छलनी कर चुकी होती। इन लोगों ने कमरे में दाखिले से कबल हम पहले ही अखबारात के बंडल्स के पीछे पनाह गुज़ी हो चुके थे। इस हासाती पनाहगाह में पहुंचते ही शहजाद ने फैसल को अपने बाजू की मजबूत गिरफ्त में ले लिया था और मैं एक दरज से खुले हुए दरवाजे के फ्रेम में सजा वहशतनाक मंजर देख रहा था। वो 3 अफराद थे, एक आगे और एक पीछे। आगे वालों के हाथों में केके नजर आ रही थी, जबकि उनका तीसरा साथी पिस्तौल बरदार था। मैं अफरा तफरी की कैफियत में सिर्फ दरवाजा ही बंद कर पाया था। अगर उसे लॉक भी कर देता तो वो लोग इतनी आसानी से कमरे में दाखिल नहीं हो सकते थे। इन तीनों ने चुकन्ना नजरों से कमरे का जायजा लिया और फिर एक क्लाशन को बरदार ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं। उसके लहजे में हैरत यहाँ थी। इन्हें यही होना चाहिए था। पिस्तौल बरदार शख्स ने आगे बढ़कर कहा, ये देख रहे हो तुम दोनों? उसे कमरे के फर्श पर पड़ी आहनी जंजीर, हथकड़ी और बेड़ी की जानिब इशारा करते हुए कहा। फैसल को इसी कमरे में रखा गया था, लेकिन चीजों की मौजूदगी जाहिर कर रही है कि उसे आजाद करके कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। नहीं, वो लोग इसी बंगले में कहीं छुप कर बैठे हैं और हमारी निगाह से नहीं बच सकेंगे। दूसरे क्लाशनकोफ वाले ने कहा, हमारे साथी बंगले का कोना कोना छान मारेंगे।
हम तीनों दम सादे हमलावरों की बाहमी गुफ्तगू सुन रहे थे। मैंने और शहजाद ने तो अजहूर सांस रोक रखी थी, जबकि फैसल के साथ नेक लाक की मजबूरी थी। शहजाद ने उसकी गर्दन को अपने बाजू में इस तरह दबोच रखा था कि वो जुबान को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहा था। उसी लम्हे 4-5 मजीद अफराद उस कमरे में पहुंच गए। यकीनन ये वही लोग थे जो इस बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें तलाश करते फिर रहे थे। क्लाशनकोव पर मेरी गिरफ्त और मजबूत हो गई और मैं 2 बंडल्स के दरमियान वाली दरज से आंख जमाए हुए ताजा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने लगा। उस मुश्किल वक्त में वो झुर्री किसी टेलीस्कोप का काम कर रही थी। पिस्तौल बरदार शख्स ने सवालिया निगाह से आने वालों की तरफ देखा। अपनी अदाओं से वो उनका सरगना दिखाई देता था। इनका कोई सुराग हाथ लगा? उसने रोबदार आवाज में पूछा। उसे नफी में जवाब मसूल हुआ। हमने पूरे बंगले की अच्छी तरह तलाशी ले ली है बास। यहाँ हमारे सिवा और कोई इंसान मौजूद नहीं है। 2 कमरे तो हबारात के बंडल से भरे हुए हैं। तलाश करने वालों में से एक ने कहा, जैसे ये कमरा आधा भरा हुआ है। तुम लोग एक मरतबा फिर बंगले की तलाशी लो। बास टाइप शख्स ने गरज कर कहा, मुझे यकीन है कि वो लोग अभी बंगले से नहीं निकले होंगे। या बाहर कार पोर्च में 2 गाड़ियां खड़ी हैं। अगर वो लोग यहाँ से रुखसत हो चुके होते तो गाड़ियां नजर न आती। हमें हर हाल में फैसल को हासिल करना है, चाहे उसके लिए दर्जनों अफराद को खून में नहलाना पड़े। ओके क्विक। वो बासनुमा शख्स गाड़ियों के हवाले से बहुत दूर की कोड़ी लाया था। उसने 2 मरतबा फैसल का नाम लिया था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो कोई बहुत ही अहम आदमी था। उसे फैसल की यहाँ मौजूदगी की खबर थी, इसलिए वो इतना पुरएतमाद था। उसका हुक्म सुनते ही वो लोग तेजी से कमरे से खारिज हो गए। सिर्फ एक क्लाशनकोव बरदार उसके बॉस के पास रह गया। वो दोनों कमरे की फर्श पर पड़ी आहनी बंदिशों का जायजा लेने लगे। उनके अंदाज में बड़ी ही तशवीश पाई जाती थी। मेरे पास ये सोचने की फुर्सत नहीं थी कि इन्हें हमारे खुफिया ठिकाने का पता कैसे चला। ये काम तो किसी भी तरह हो चुका था, इसलिए वो दंदनाते हुए इस बंगले में घुसे थे और शिकरे की मानिंद हमें शिकार करने के लिए वो मुख्तलिफ कमरों में चकरा रहे थे। आहनी, जंजीर, हथकड़ी और बेड़ी को बारीक बीनी से देखने के बाद बास ने अपने साथी से कहा, नादर, मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगवा कुनंदगान ने मुगवी फैसल को अपनी मर्जी से आजाद किया है और वो लोग इस बंगले से निकलने में कामयाब नहीं हुए। उसके लहजे में बड़ा ही वसोक पाया जाता था। तुम ये बंडल हटाओ। उसे सनसनाती हुई नजर से हमारी बंडल्स को देखा। बासमा शख्स के आखिरी जुमले ने मेरे बदन के सारे खून को दिमाग में पहुंचा दिया। वो नादर नामी अपने मातहत को नहायत ही खतरनाक हुक्म दे रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अखबारात को पीछे नहीं बल्कि हमारे बराह रास्त हमें देख रहा हो। दराज कामत उस शख्स की आंखों में बेपनाह जहानत पाई जाती थी। अगर अखबार के वो बंडल्स वहां से हटाए जाते तो हमारी रूपोशी का राज अया हो जाता। इस नाजुक मौके पर मैं जीती हुई बाजी को हारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मैंने फैसला कुन नजर से शहजाद की आंखों में झांका। उसने किसी यारे गार की तरह गर्दन को उस बात की जुम्बश थी। वो मेरे अज़ाइम को बड़ी वजाहत से समझ गया था। नादर नामी क्लाशनकोव बरदार अपने बास का हुक्म पाकर बंडल्स की जानिब पेशकदमी कर चुका था। उन बंडल्स को अपनी जगह से हटाने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल जरूरी था, लिहाजा उसने क्लाशनकोव को पट्टे की मदद से कंधे से लटका लिया। वो सीधा हमारी तरफ आया। मेरे असाब तन गए। अगर वो हमारे सामने से एक बंडल भी उठा लेता तो हम दोनों उसका टारगेट बन जाते। मेरे जहन ने फैसला कर लिया कि ये किसी सूरत नहीं होगा, इसलिए जैसे ही बंडल उठाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाए, मैं किसी तोप से निकले हुए गोले की मानिंद उसके सीने पर लगा। मेरी तूफानी हैंड पुश ने बंडल को रॉकेट बना दिया था। नादर बंडल समेत 4 फुट पीछे फर्श पर गिर गया। ये एक जन्नाती वार था जिसको नादर ने अपने जिस्म पर सहा और चारों शाने चित गिर गया। मैंने यल करते हुए बरक की इसी रफ्तार से हाई जंप लगाई और क्लाशनकोव सुनते हुए बंडल्स के अकब से निकलकर पुख्ता फर्श पर पहुंच गया। दराज कामत बास के लिए ये गैर मामूली सूरत हाल थी। उसे हमारी रूपोशी का यकीन तो था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि छलावे की मां ने निकलकर उसके सामने आन खड़ा होगा। फितरी रद्देमल के तौर पर उसने मुझ पर गोली चला दी। मैंने बिजली किसी सूरत से लेफ्ट डाइव किया और हवा में तैरते हुए एक कोने में पहुंच गया। मेरे जिस्म पर एक सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म थी और मैं मुकम्मल तौर पर सुहेल के मेकअप में था, लिहाजा वजदान की हैसियत से वो मुझे पहचान नहीं सकता था। पिस्तौल बरदार बास ने मुझे सही सलामत देकर अपनी गन को एक मरतबा फिर जहमत दी, लेकिन अब मैं उसकी एक भी देखने वाला नहीं था। हमारे दरमियान बमुश्किल 3 फुट का फासला रहा होगा। जैसे ही उसका पिस्तौल वाला हाथ हवा में बुलंद हुआ, मैंने एक लेफ्ट क्रिसेंट किक उसके थोबड़े पर जड़ दी। मेरी तेज रफ्तार किक शाई किसी आवाज पैदा करते हुए उसके चेहरे पर मोहलिक बोसा शब्द करने से पहले उसके कंधे से टकराई। उसके बाएं हाथ से पिस्टल ने गोली उगल दी, लेकिन
किक खाकर उसका जाविया बदल गया था और मेरा एक बाल भी बांका किए बगैर मशर की दीवार में जा लगी। फिर मैंने बासनुमा शख्स को संभलने का मौका न दिया। वो क्रिसेंट किक खाकर लड़खड़ाते कदमों से चंद फुट पीछे चला गया। मैंने एक तवील स्टेप लेकर उसकी पसलियों में साइड किक टिका दी। वो एक धमाके की सी आवाज पैदा करते हुए अखबारात के बंडल से जा टकराया। अगरचे उसे कोई मोहलिक चोट नहीं लगी थी, ताहम वो तैश के आलम में गालियां बकने लगा। इस टकराव के नतीजे में एक दो बंडल उसके ऊपर आन गिरे थे। उसी लम्हे मुझे अपने अकब में गैर मामूली सरगर्मी महसूस हुई। मैं एक झटके से पलट गया। इस दौरान में नादर उठकर खड़ा हो चुका था और बड़े ही खतरनाक अंदाज में क्लाशनकोव ब्रश में मुझे नहलाने का इरादा रखता था। उसका इरादा तकमीली मराहल में से ना गुजर सका। वो कमर की करबनाक चीखों से गूंज उठा। शहजाद अखबारात के बंडल के अकब से निकलकर सामने आ चुका था और उसकी क्लाशनकोव से निकलने वाली गोलियों ने नादर को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था और उसकी कमर में रोशनदान बना दिया था। वो किसी गर्दन कटे जानवर की तरह फर्श पर लोटपोट हो रहा था। उसके साथ ही उसके हलक से बड़ी ही वहशतनाक तराहें खारिज हो रही थी। मैंने एक लम्हे के लिए अंदाजा लगा लिया था कि शहजाद की फायरिंग ने उसे जख्मों से चूर कर दिया था और उसके जख्म शदीद नौयत के थे, बहुत ही शदीद। शहजाद की नमूदारी ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। हमने आंखों ही आंखों में तय किया था वो फैसल को संभालेगा और मैं इनसे निपटूंगा। मुझे अपनी जानब उलझन ज़दा नजर से देखते पाकर उसने जल्दी से कहा, तुम उसकी फिक्र न करो, वो जहाने बेहबरी में है। बात खत्म करते ही मैंने अपनी गर्दन को सहलाया। ये उसके लिए एक महसूस इशारा था। मेरी आंखों में ताइदी तासरात की झलक देकर शहजाद उछलकर बाहर आ गया। इसी असना में बात संभल चुका था और परेशान निगाह से अपने साथी के छलनी वजूद को तक रहा था, जिसकी तड़प और फड़क में बदतरीज कमी आ रही थी। शायद वो ठंडा होने जा रहा था। मैंने शहजाद से कहा, तुम बदमाशों के इस बाप लमडिंग को संभालो, मैं दूसरों की खबर लेकर आता हूँ। लमडिंग मैंने इससे दराज कामत के हवाले से कहा था। बात खत्म करते ही मैं क्लाशनकोव के साथ कमरे से बाहर निकल आया। मेरे अंदाजे के मुताबिक 5-6 हमलावर अभी तक वहां मौजूद थे और अपने बास के हुक्म पर हमें खोजने में मसरूफ थे। इन पर काबू पाना बहुत ही जरूरी था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए मैं किसी किस्म की आंख मचोली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इन हबीसों से निपटने के बाद मुझे साहिल की तरफ जाना था। साहिल तक रसाई हासिल करने के लिए इंसान को बड़ी जद्दोजहद करना पड़ती है और मैं तो इस वक्त बीच समुद्र में खड़ा था। मैं जैसे ही कमरे से निकल रहा कर राहदारी में आया, 2 हमलावरों से मुठभेड़ हो गई। वो अचानक ही सामने आ गए थे और उनके अंदाज से गवाही मिलती थी कि हमारी कमरे में होने वाली फायरिंग ने उन्हें इस तरफ मतवजा किया था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो चौंक उठे। मुझे सिक्योरिटी गार्ड समझते हुए उन्होंने अपनी गन्नों का रुख मेरी जानिब फेर लिया। एक के हाथ में केके और दूसरे के हाथ में पिस्टल था। वो मुझे मारना नहीं बल्कि जख्मी करना चाहते थे। उन्होंने मेरे कदमों में फायरिंग करने के लिए अपने गन्नों के ट्रिगर्स दबा दिए। मैं उनकी अबदानी जुम्बशों से उनका इरादा बांध चुका था, लिहाजा पलक झपकने में मैंने अपने जिस्म को हवा में उठाया और फ्रंट समरसॉल्ट करते हुए उनके दोनों के सरों पर पहुंच गया। फायरिंग की आवाज गूंजी मगर मैं महफूज रहा। उनका निशाना हटा गया। फितरी रद्देमल के तौर पर उन्होंने बैक वक्त ऊपर को देखा। उसके साथ ही उनकी गन्नों का जाविया भी आमूदी हो गया, लेकिन कबल इसके कि वो कुछ समझ पाते या मुझ पर फायरिंग करते, उन पर क़यामत सुगरा टूट पड़ी। समरसॉल्ट की तकमील पर मैं हवा में रहते हुए उनके वस्त में पहुंच चुका था। फिर जमीन पर आने से पहले ही मैंने उन साइड फ्लाइंग किक उन पर चला दी थी। मेरे बूटों की वजनी ठोकरों ने उनकी खोपड़ियों पर दस्तक दी और वो दोनों मुखालिफ समतों में लुढ़क गए। गन्ने इनके हाथों से दूर जा गिरी। फिर इससे पहले कि वो संभलते मुझे एक और मुश्किल से 2-4 होना पड़ा। मजीद 3 अफराद वहां पहुंच गए। उनमें से एक के हाथ में रिवाल्वर और दूसरे के हाथ में क्लाशनकोव थी, जबकि तीसरा निहत्था था। इन्होंने हैरत भरी नजर से अपने साथियों को देखा, फिर मुझ पर बेदरेक फायरिंग करने लगे। मैं उन नाजुक लम्हात में उन्हें आसानियां फ्राहम करने के मूड में नहीं था। उनके ट्रिगर दबाने से पहले ही मैंने खुद को बाउंसिंग बॉल बना लिया। फ्रंट समरसॉल्ट, बैक समरसॉल्ट, साइड समरसॉल्ट और बैक फ्लिक की अमेजिश से मैं राहदारी में उछलता फिर रहा था। उनकी गन्ने गोलियां उगल रही थी, लेकिन उनका निशाना दीवारें और छत बन रहे थे। चंद सेकंड में उनके हथियार हाली हो चुके थे। इस बेसिमत फायरिंग के नतीजे में उनके अपने ही 2 साथी लुकमा अजल बन गए। ये 2 अफराद वही थे जो उनसे पहले राहदारी में दाखिल हुए थे। मुकम्मल शिकस्त की सूरत हाल को देखकर वो तीनों उल्टे कदमों फरार होने लगे। मैंने क्लाशनकोव को सीधा किया और उनके दौड़ते हुए कदमों में एक शॉर्ट ब्रस्ट मारा। तेज चीहों की आवाज के साथ ही उनमें से 2 पुख्ता फर्श पर गिरे। तीसरा राहदारी से निकलने में कामयाब हो गया। ये वही निहत्था शख्स था जो थोड़ी देर पहले होने वाली फायरिंग में शामिल नहीं था।
मैं लपक कर आगे आया और फर्श पर पड़े हुए जख्मियों का सरसरी जायजा लिया। उनके पांव और पिंडलियां बुरी तरह घायल थे। वो अपने कदमों पर उठकर खड़े होने के काबिल नहीं रहे थे। उनकी हाली गन्ने भी खतरनाक नहीं रही थी। लिहाजा मैं उनके ऊपर से छलांग लगाकर इस जानिब को दौड़ गया जिधर उनका साथी फरार हुआ था। वो राहदारी 3 मुख्तलिफ कमरों को आपस में मिलाती थी, जिनमें 2 कमरे अखबारात के बंडल्स वाले थे। मैं मुख्तात कदमों से आगे बढ़ता चला गया। मैं इन दोनों कमरों में कहीं भी उसे देखने में कामयाब न हो सका। उस मफरूर शख्स को बंगले के अंदर घेरना जरूरी था। अगर वो यहाँ से निकल जाता तो सूरत हाल हमारे लिए ज्यादा संगीन हो जाती। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमलावरों में वो आखिरी आदमी था जो इस वक्त हमारे काबू में नहीं था। बाहर पहुंचकर वो मजीद कुमक ला सकता था, जिसके नतीजे में हमारी दुश्वारियों में लामहदूद इजाफा हो जाता। मैंने मफरूर हमला आवर को चारों तरफ देख लिया, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं इसरारी कदमों से चलते हुए बंगले के मेन गेट की तरफ आ गया। वो गेट नीम हुआ था। मैं समझ गया कि जब मैं और शहजाद दूर रफ्ताता कमरे में फैसल के साथ अटकेलियों में मसरूफ थे। हमलावरों में से किसी ने दीवार फैलाकर उस गेट को खोला था। फिर बाकी मुसल्लह अफराद भी अंदर आ गए थे। अचानक बंगले के अकब में मुझे किसी मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक उठा और बरक रफ्तारी से खुद ब खुद मेरे कदम गेट की जानिब उठ गए। मैं गेट खोलकर बाहर निकल आया और बंगले के अकब में पहुंच गया। मोटरसाइकिल सवार मेरी फायरिंग रेंज से बाहर निकल चुका था। उसका ताकुब किए बगैर मैं उसे पकड़ नहीं सकता था, और जाहिर है मैं इस पोजीशन में नहीं था। वैसे मैंने मोटरसाइकिल पर फरार होने वाले को पहचान लिया था। ये वही शख्स था जिसकी तलाश में मैंने बंगले से निकलकर यहाँ पर आया था। शिकार हाथ से निकल जाने का मुझे बेहद अफसोस हुआ। मैं तशवीशनाक अंदाज में बंगले के अकब का जायजा लेने लगा। वहां मुझे दो गाड़ियां खड़ी नजर आईं। उनमें से एक हैवी इंजन वाली मोटरसाइकिल GTO थी, जबकि दूसरी एक बहुत बड़ी जीप थी, और उस जीप में अच्छे खासे आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। नामालूम हमलावर इन्हीं गाड़ी में सवार होकर हमारे बंगले की तरफ आए थे। नामालूम को मालूम बनाने के लिए मैं दोबारा बंगले के अंदर आ गया। आते हुए मैं गेट की कुंडी लगाना नहीं भूला था। चंद सेकंड के बाद मैं उसी राहदारी में पहुंच गया जहां दोनों जख्मियों को छोड़कर गया था, मगर अब मुझे वहां एक ही नजर आया। मेरी निगाह राहदारी के दूसरे सिरे तक रेंगी। वहां मुझे कुछ गड़बड़ नजर आई। मुझे ये समझने में देर न लगी कि दूसरा जख्मी खुद को फर्श पर घसीटते हुए उधर जा निकला है, और उसकी ये कोशिश हाली बगैर किसी मकसद के नहीं थी। वहां 2 अफराद मुर्दा हालत में पड़े थे जो इन्हीं लोगों की बेदरेक फायरिंग का निशाना बने थे, और मज़कूरा जख्मी मरने वाले एक शख्स की गन तक रसाई हासिल करना चाहता था। मैं दौड़कर उसके सर पर जा पहुंचा। उसे इस मकारी की सजा मिलना चाहिए थी। रिंगते हुए घायल शख्स ने क्लाशनकोव पर हाथ डाला ही था कि मैंने उसकी कलाई पर बूट की जोरदार जरब रसीद कर दी। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। गन का ख्याल दिल से निकालकर वो फर्श पर तड़पने लगा। मेरे बूट की जरब ने उसकी कलाई का कुछ उमर निकाल दिया था। मैंने जहरहन लहजे में कहा, लगता है जिंदगी तुम्हें रास नहीं आई, तुम्हें भी तुम्हारे मरहूम साथियों के पास ही पहुंचाना पड़ेगा। बात खत्म करते ही मैंने उसके चेहरे को निशाना बनाया और एक धुआंधार ठोकर रसीद कर दी। ये जरब पहली जरब से भी ज्यादा खौफनाक थी। राहदारी उसकी वहशतनाक चीखों से गूंज उठी। उसी लम्हे शहजाद कमरे से निकल आया। क्लाशनकोव फनूज उसके हाथों में दबी हुई थी। मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा, अंदर की क्या सूरत हालत? तसल्ली बख्श है, वो मजबूत लहजे में बोला। मैंने इनके लमडिंग बास को भी लंबा लटा दिया है, लेकिन लगता है उसने राहदारी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक निगाह दौड़ाई और बोला, तुम्हारे हिस्से में ज्यादा काम आया है। मैंने गंभीर अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, ये काम और कारकर्दगी को नापने का वक्त नहीं है। इन नामालूम नामुरादों का एक साथी बंगले से फरार होने में कामयाब हो गया है। हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं ठहर सकते, हमें फौरन निकलना होगा। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर मैंने पूछा, फैसल का क्या हाल है? वो अभी तक बेहोश है, उसने बताया। मैंने गहरी तशवीश से कहा, उसकी बेहोशी को तूल नहीं खींचना चाहिए, उसकी डिलीवरी में बहुत ही थोड़ा वक्त रह गया है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया था, शहजाद ने कहा। यह गलती संगीन सूरत हाल भी इख्तियार कर सकती है। मैंने होंठ से कह, अब तो जो होना था वो हो चुका। मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसे अकब में खड़ी गाड़ियों के बारे में बताया था। फिर कहा, तुम फौरन बाहर जाकर उस जीप की मुकम्मल तलाशी लो। मुझे उम्मीद है कि रेंज रोवर में कुछ न कुछ ऐसा जरूर हाथ आ जाएगा जिससे हमलावरों की शिनाख्त में मदद मिल सके। ये फैसल को आजाद कराने यहाँ आए थे। इसका एक ही मतलब है, या तो ये चौधरी नवाजिश अली के आदमी है या फिर शुएब गौरी के। किसी तीसरी समत जहन दौड़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सर को अस्बाती जुम्बश देते हुए वहां से चला गया। मैंने सबसे पहले फैसल का जायजा लिया। वो अखबारात के बंडल के अकब में बेसुध पड़ा हुआ था। शहजाद ने सूरत हाल का तकाजा निभाया था, लेकिन फैसल की ये बेहोशी अगर तवील हो जाती तो बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो जाती। फैसल के अलावा उस कमरे में 2 अफराद और मौजूद थे, जिनमें से नादर
जिंदगी हार गया था, जबकि उनका बास वो दराज का मुशख्स आलमी गफलत में पड़ा हुआ था। राहदारी की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर हमारे हक में थी। वहाँ 2 अफराद की लाशें और 2 जिंदा अफराद जख्मी पड़े थे। इस लम्हाती मार्के में दुश्मन के 3 अफराद काम आए थे और एक फरार होने में कामयाब हो गया था। थोड़ी देर के बाद शहजाद वापस आ गया। उसने आकर मुझे बताया कि रेंज रोवर में से कोई भी काम की शय नहीं मिली। गाड़ी के कागजात वो उठा लाया है। वो किसी यूसुफ हमदानी के नाम पर रजिस्टर्ड थी और पता नॉर्थ नाजम आबाद का था। मैंने इन कागजात पर सर से निकाह डालने के बाद शहजाद से कहा, तुम इन दोनों जख्मी साथियों को पाबंद बनाने के लिए आहनी जंजीर, हथकड़ी और बेड़ी का इस्तेमाल करो। इसके बाद फैसल और बास पर गहरी नजर रखो। मैं मिनहाज साहब को फोन करने जा रहा हूँ। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने मजीद कहा, बास समेत इन शैतान जादू की जामा तलाशी भी ले लो। उसे एक बार फिर मेरी अपने सर को इस बात ही जुम्बश थी और मेरी ख्वाहिश की तकमील के लिए चल पड़ा। फिर मैं टेलीफोन वाले कमरे में आ गया। मिनहास बाकर ने मुझे बताया था कि वो हैदराबाद जाने के लिए 6:30 बजे से पहले नहीं निकलेंगे और इस वक्त शाम के 5:40 हो रहे थे। इसका मतलब यही था कि वो भी घर पर ही होगा। कोई भी हंगामी कदम उठाने से पहले उसे मुतला करना जरूरी था। फोन मिनहास बाकर ही ने रिसीव किया था और मेरे हैलो में पाई जाने वाली गंभीरता ने उसे पूछने पर मजबूर कर दिया, हैरियत तो है वजदान? समझे हैरियत नहीं है। मैंने संजीदगी से कहा, क्या बात है? वो एकदम बेहद मुस्तद हो गया। मैंने निहायत ही मुनासिब अल्फाज में उसे पेश आमदा सूरत हाल से आगाह कर दिया और तशवीश भरे लहजे में कहा, हमें फौरी तौर पर इस बंगले को हैदराबाद कहना होगा। ये तो है। वो 2 टोक लहजे में बोला, कहाँ जाने का इरादा है? मैंने कहा, आप बताएं। मैं तारिक रोड वाले फ्लैट पर नहीं जा सकता। वो निसार शहीद पार्क से हाथ से फासले पर है और फैसल की डिलीवरी का तकाजा यह है कि हम यहीं के आसपास ही मौजूद रहें। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मेरा बंगला मज़कूरा पार्क से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इन हालात में इधर का रुख करना भी मुनासिब नहीं होगा। किसी भी गैर मारूफ या नई जगह पर तुम्हें पनाह लेना होगी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।